मेंटेनेंस जरूरी, यानी कि अगर हम 6 महीने फिर 3 महीने की स्टेटमेंट लगा के चलते हैं उसमें, तो उसमें ये होना चाहिए कि भाई अगर जैसे मैंने बोला कि 3.5 लाख आपके अकाउंट में है, तो वो 3 महीने से मेंटेन रहना चाहिए, यानी कि 30 उसी में VFS की वेबसाइट पे ही आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर सकते हो उसमें। ज़्यादातर उसके वो अलग से चार्ज भी करता है VFS, क्योंकि कोई भी सर्विस आप लेते हो ना तो वो पेड होती है, और वो भाई VFS प्रोसेस है। इसकी भाई वीज़ा फी है जो 12-12.5 हज़ार है। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आप हमसे सर्विस, नेशनल ID कार्ड और आपका अपॉइंटमेंट लेटर जो VFS से मिलता है, हम सब कुछ ही जाके सबमिट करते हैं। ऐसा नहीं कि हमने करा, हमने पासपोर्ट ले लिया फिर हम सबमिट करके आए, फिर वो ये लफड़ा है ही नहीं भाई, बिल्कुल भी करते हैं। उनको पता चल जाता है कि यार कैसे कैसे क्या काम हो रहा है, तो ट्रांसपेरेंसी बिल्कुल ज़रूरी है। और ये हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं रोविंद आपका स्वागत करता हूं भाई। इस वीडियो में हम बात करेंगे अप्रूव्ड UK के टूरिस्ट वीज़ा के बारे में भाई। तो ये वीज़ा है, रिसेंटली अप्रूव हुआ है, और मैंने भाई स्टोरी भी डाली थी, और बहुत सारे लोग जो फॉलो करते हैं तो उनको पता ही होगा। तो वीज़ा तो देखो आते रहते हैं भाई, लेकिन प्रोफाइल मैटर करती है, और आपका जो फाइल डिस्क्रिप्शन है वो मैटर करता है। ये दो चीज़ें हैं जो आपको वीज़ा दिलाने में काफ़ी हेल्प करती हैं। तो सबसे पहले आपकी प्रोफाइल, फिर फाइलिंग, फिर आपकी किस्मत, जो मैं हर बार बोलता हूँ भाई, वो होती है साथ में, तो आपको वीज़ा मिल जाता है। जैसे इनको वीज़ा मिला है। तो UK के वीज़ा के बारे में, टूरिस्ट वीज़ा के बारे में बात करेंगे भाई। बहुत सारी क्वेरी आती हैं, स्टडी के बारे में लोग पूछते हैं भाई, स्टडी का नहीं करते और ना वर्क परमिट करते हैं, सिर्फ और सिर्फ टूरिस्ट वीज़ा, ओनली टूरिस्ट वीज़ा की सर्विस जो है वो प्रोवाइड करते हैं भाई हम। तो टूरिस्ट वीज़ा UK का कैसे आया, क्या प्रोफाइल थी, किस बेस पे इनको मिला, और इसका पूरा का पूरा प्रोसेस क्या है। तो पूरा का पूरा प्रोसेस और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आप लोगों को चाहिए अगर आप लोगों को वीज़ा अप्लाई करना है, और अभी के टाइम में करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, तो वो सारी चीज़ें हम इस वीडियो में बात करेंगे। वीडियो एंड तक देखना, तो काफ़ी कुछ आपको नई चीज़ सीखने को भी मिलेगी। और इसमें सिर्फ ये नहीं है कि भाई हम ये बोलते कि यार आप हमसे काम कराओ या फिर इतने पैसे दे दो, कुछ ऐसा कुछ नहीं है भाई। जो प्रोफाइल है वो डिस्कस करेंगे, प्लस इसका प्रोसेस क्या है। देखो बहुत सारे बंदे क्या होते हैं कि खुद भी कर सकते हैं, बहुत सारे बंदे ऐसे कर सकते हैं, तो उनको पता चल जाएगा कि इसका प्रोसेस क्या है, या फिर छोटी मोटी हेल्प जिसको चाहिए तो वो कंप्लीट प्रोसेस UK वीज़ा अप्लाई करने का उनको पता चल जाएगा, और इनकी क्या प्रोफाइल थी उसका भी आपको पता चल जाएगा। तो वीज़ा तो देखो आते रहते हैं, और कई बार ऐसा होता है कि कोई कंट्री ना ट्रेंड चला देती है कि हाँ भाई अभी जो जो वीज़ा की जो उनके रूल्स हैं उसको थोड़ा सा ढीला कर देती है, यानी कि रिलैक्स कर देती है और वीज़ा खोल देती है, तो उसमें चांसेस ज़्यादा रहते हैं वीज़ा मिलने के। तो अभी के टाइम में UK का, अभी मैं बात करूँ तो 50-50 है, ना उतना अच्छा है ना उतना बुरा है। तो जो भी लोग सोच रहे हैं कि भाई अप्लाई करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, तो इस हिसाब से आप करना। तो इतना भी अच्छा नहीं है कि सबका ही आ रहा है, और इतना भी बुरा नहीं है कि सबका रिफ्यूज़ हो रहा है। तो ये है अभी रिसेंटली जो है UK का प्रोसेस है। तो उसके बाद आपको भी UK का वीज़ा चाहिए, आपको सर्विस चाहिए, यानी कि आपको अप्लाई करवाना है, प्रोसेस आपको नहीं पता है, फिर आप कुछ नहीं जानते, तो आप सर्विस ले सकते हो। उसके लिए आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है इंस्टाग्राम का, वहाँ पे जाके आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो, और विद नॉमिनल फ़ी जो है वो आपको पे करनी होती है, देन आप सर्विस ले सकते हो, एंड आप जो है एप्लीकेशन डलवा सकते हो। ठीक है। तो अभी इनका जैसे वीज़ा है भाई, तो इनकी मैं थोड़ी सी नॉर्मल प्रोफाइल बता देता हूँ। एक बार ये पहले UK ट्रैवल थे, ठीक है। दूसरी, जो अगर UK ट्रैवल है ऑलरेडी, देखो मैं बता देता हूँ एक चीज़ जरूरी है, जो UK ऑलरेडी ट्रैवल है पास्ट में, जिसका वीज़ा एक्सपायर हो चुका है, या फिर 3 साल पहले, 5 साल पहले, 10 साल पहले, उनके बहुत अच्छे चांस हैं वीज़ा मिलने के, बहुत अच्छे। ठीक है। जिनका ऑलरेडी है वीज़ा मिला हुआ है, या फिर उन्होंने ट्रैवल नहीं किया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और जब ट्रैवल भी कर रखा है तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप लोगों के अच्छे चांस हैं वीज़ा मिलने के। ये चीज़ आप ध्यान रखना, अभी के टाइम में आप कर सकते हो, सबसे बढ़िया टाइम है, वीज़ा आपको इजीली मिल जाएगा। तो कोई और इनकी एक सिर्फ और सिर्फ एक और कंट्री की इनकी ट्रैवल हिस्ट्री थी, तो कुछ खास ट्रैवल हिस्ट्री नहीं थी, बट इवन देन वीज़ा आ गया। बैंक बैलेंस मैं बताता हूँ, बैंक बैलेंस इनका 4.5 के आसपास था। तो नॉर्मल एक एवरेज बैलेंस में लेके चलूँ, या फिर बहुत सारे बंदे मुझसे पूछते हैं भाई कितना होना चाहिए, 3 लाख से प्लस अकाउंट में आपके बैलेंस मेंटेन्ड है, तो भाई बहुत बढ़िया है, किसी भी कंट्री का आप डाल सकते हैं। नॉर्मली अगर मैं बात करूँ तो शेनिगन में और UK में। ठीक है। तो इतना बैलेंस आपके पास हो, और
कोई सा भी आपका बैंक हो, किसी भी बैंक से, SBI, आपका HDFC, एक्सिस बैंक, कोई भी बैंक हो, बहुत सारे ये भी पूछते हैं, तो कोई भी बैंक हो भाई, लेकिन मेंटेनेंस जरूरी है। यानी कि अगर हम 6 महीने फिर 3 महीने की स्टेटमेंट लगा के चलते हैं उसमें, तो उसमें ये होना चाहिए कि भाई 3 महीने में, यानी कि 1 महीने में मान लो आपकी 40,000 इनकम है, 40,000 में आपने 12,000 15,000 आपने खर्च कर दिया, बाकी आपने सेव किया, तो सेविंग जो है वो इंक्रीज होनी चाहिए हर मंथ उसी हिसाब से। ठीक है, तो ये एक असेंडिंग ऑर्डर रहता है और इसी में आपकी स्टेटमेंट मेंटेन रहनी चाहिए। अगर जैसे मैंने बोला कि 3.5 लाख आपके अकाउंट में है, तो वो 3 महीने से मेंटेन रहना चाहिए, यानी कि 30,000 हर महीने सेव होना चाहिए। यानी कि अगर 3 महीने पहले आपके अकाउंट में मान लेते हैं कि भाई 2.5 लाख था, तो अब तक वो हो गया होगा 3.30 या फिर 3.20 या फिर 3.40 ऐसे करके। ठीक है, 4 भी जा सकता है, 3.5 भी जा सकता है। तो ऐसे मतलब चढ़ते हुए ग्राफ में आपका जो बैलेंस है वो होना चाहिए, बस उसमें ट्रांजैक्शन इन भी होनी चाहिए और आउट भी होनी चाहिए। तो सबसे बारीकी चीज़ मैंने आपको बता दी जो मोस्ट लोग नहीं बताते। अब आती है बिजनेस प्रूफ। बिजनेस प्रूफ में देखो क्या होता है आपका MSME होता है, GST होता है, एक शॉप एक्ट होता है, कई ट्रेड लाइसेंस भी होता है कई स्टेट में, हर एक स्टेट में अलग अलग लाइसेंस होता है, जम्मू कश्मीर में कुछ और होता है, तो हर एक स्टेट का अलग अलग होता है वो। प्लस आप MSME तो लगा ही सकते हो, और GST तो भाई सबसे सॉलिड प्रूफ रहता है, जो कि बहुत ही अच्छा रहता है, वीज़ा मिलने में भी उसमें काफ़ी हेल्प रहती है GST के अंदर, अगर आपके पास GST है तो। लेकिन इनकी जो प्रोफाइल थी वो सैलरी वाली प्रोफाइल थी। अभी के टाइम में भाई सैलरी वालों का भी अच्छा रिस्पॉन्स है, जिनकी सैलरी प्रोफाइल है तो सैलरी प्रोफाइल पे भी अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है, वो भी लोग वीज़ा ले सकते हैं, सैलरी प्रोफाइल वाले भी। इनकी सैलरी प्रोफाइल थी, उसमें क्या लगता है, आपका जॉइनिंग लेटर लगता है, आपकी NOC लगती है, आपकी सैलरी स्लिप लगती है। ठीक है, ये 3 डॉक्यूमेंट मैंडेटरी हैं, और बिजनेस प्रूफ में सिर्फ बिजनेस प्रूफ लगता है। वो आपका MSME हो सकता है, GST हो सकता है, और आपका जो भी है वो आपका एक शॉप एक्ट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो वो प्रूफ होता है भाई, वो लगता है। ये तो डॉक्यूमेंट इनके थे, और आप लोगों के भी ये डॉक्यूमेंट, आपका बिजनेस प्रूफ या फिर सैलरी, आपका बैंक स्टेटमेंट 6 मंथ की, या फिर आपका एक जो है ITR 2 साल की। तो 2 साल की ITR, बिजनेस प्रूफ और आपकी बैंक स्टेटमेंट, ये 3 डॉक्यूमेंट सबसे जरूरी होते हैं किसी भी कंट्री का वीज़ा अप्लाई करने के लिए। ठीक है, तो इसमें इनके केस में भी मैंने आपको बता दिया, अब आपके केस में भी ये डॉक्यूमेंट है। अपार्ट फ्रॉम दैट आप एडिशनल डॉक्यूमेंट ऐड कर सकते हो बहुत सारे। ठीक है, तो वो डिटेल में मैं आपकी कभी बताऊंगा आपको वीडियो में। तो एडिशनल डॉक्यूमेंट में कुछ भी आ सकता है, आपकी प्रॉपर्टी इवेल्युएशन है जैसे, वो कर सकते हो, लेकिन मैंडेटरी नहीं है। ठीक है, बहुत सारे बंदे बोलते हैं कोई ज़रूरी नहीं है, वो एडिशनल में डाल सकते हो, मांगता नहीं है भाई वो। ठीक है, UK में फिर आपका एक एजुकेशन सर्टिफिकेट भी मांगते हैं, आपने 10th कर रखी है, 12th कर रखी है, कोई डिप्लोमा कर रखा है, कोई कोर्स कर रखा है, कुछ भी, आप वो भी अटैच कर सकते हो। ठीक है, उसके अलावा आपके जो फैमिली टाइज में आप जो फैमिली हैं उनके प्रूफ अटैच कर सकते हो, कोई फैमिली कंपोजिशन आपके पास है तो वो डाल सकते हो। और इसके लिए अब आपको क्या करना है कि मान लो भाई आपके पास ये डॉक्यूमेंट रेडी है, अब आपको क्या करना है, या तो आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हो, पूरी की पूरी फाइलिंग करवा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको। इसका प्रोसेस मैं थोड़ा समझा देता हूँ। डॉक्यूमेंट्स आपने रेडी कर लिए, उसके बाद आपका कवर लेटर, आइटनरी, आपकी होटल बुकिंग, आपकी फ़्लाइट्स, वो सारी की सारी चीज़ें आपस में मर्ज होनी चाहिए और प्रॉपर फाइलिंग होनी चाहिए भाई, ये भी बहुत मैटर करती है। ये सारी चीज़ आपने रेडी कर ली, अब आपको क्या जाता है, ऑनलाइन जाना पड़ता है, ऑनलाइन इनकी वेबसाइट पे जाके आपको अप्लाई करना पड़ता है, सारी डिटेल डालनी पड़ती है, वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म के साथ आपने सब कुछ कर दिया। अब आपके डॉक्यूमेंट्स अपलोड होते हैं 1 बाय 1। ठीक है, आपका पासपोर्ट, आपके पर्सनल डॉक्यूमेंट, आपके सैलरी के प्रूफ, आपके बिजनेस के प्रूफ, आपके ITR, कंपोजिशन वगैरह सब आप कुछ डाल सकते हो इसमें। यूके में बेनिफिट ये है कि जैसे VFS में क्या होता है कि भाई VFS में जाके आप को लिमिटेड डॉक्यूमेंट लेते हैं, वो छाड़ देते हैं, जो उनको चाहिए वही लेते हैं और जो नहीं चाहिए वो नहीं लेते। तो एडिशनल में आप यहाँ पे डाल सकते हो अपने हिसाब से। तो ये सारे डॉक्यूमेंट कर दिए, अब आपका क्या होता है कि आपको पेमेंट करनी होती है। ठीक है, डॉक्यूमेंट आपने सारे रेडी कर लिए, आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर लिया, अब आपको करनी पड़ेगी पेमेंट। सबसे पहले होगी इनकी वीज़ा की पेमेंट, वो 12,000 समथिंग है, 12 साढ़े 12,000। वो पेमेंट होने के बाद आपको ये रीडायरेक्ट करता है VFS की वेबसाइट पे, वहाँ पे आपको ये अपॉइंटमेंट का जो स्लॉट देता है, और UK का स्लॉट मेरे हिसाब से 1 हफ्ता या 10 दिन के अंदर अंदर मिल जाता है। जैसे आपने पेमेंट करी है और नेक्स्ट टाइम आप लॉगिन करके पेमेंट उठा सकते हो, नेक्स्ट वीक की फ्राइडे की या फिर नेक्स्ट मंडे की आपको इजीली मिल जाती है। और इसमें आप एक्सप्रेस सर्विस भी ले सकते हो, नॉर्मल जो
प्रीमियम सर्विस जिसको बोलते हैं, फिर नॉर्मल वाली भी ले सकते हैं। नॉर्मल वाली फ्री होती है, प्रीमियम के चार्जेस देने पड़ते हैं भाई, वो थोड़ा महंगा होता है। तो ये इसका पूरा प्रोसेस है। और उसी में VFS की वेबसाइट पे ही आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर सकते हो उसमें 1 बाय 1 करके। तो सारे डॉक्यूमेंट, जितने भी एडिशनल डॉक्यूमेंट आप यहाँ पे डाल सकते हो। अगर यहाँ पे आप नहीं डालते हैं तो फिर VFS में जब आप जाएंगे वहाँ पे आपको सारे डॉक्यूमेंट लेके जाने पड़ेंगे, उनको स्कैन करेंगे, फिर वो उनको अपलोड करेंगे। तो प्रोसेस वो थोड़ा लेंथी हो जाता है। उसके वो अलग से चार्ज भी करता है VFS, क्योंकि कोई भी सर्विस आप लेते हो ना तो वो पेड होती है, और वो भाई VFS अच्छे से चार्ज करता है, अच्छा चार्ज करता है वो। तो बेटर है कि आप यहीं से अपलोड करवाओ और वहाँ पे, ताकि आपको पैसे बच जाएं। कम से कम 3 से 4 हज़ार वो ले लेते हैं इस चीज़ के सिर्फ। तो यहीं से आप करके चलो। ये इसका एक कंप्लीट प्रोसेस है। इसकी भाई वीज़ा फी है जो 12-12.5 हज़ार है। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आप हमसे सर्विस लेते हैं तो उसके चार्जेस आपको देने पड़ेंगे। इसमें टोटल आपका जो एक्सपेंसेस है वो ये है। और प्रोसेस टाइम, जैसे कि भाई आपकी फाइल रेडी होगी 2 से 3 दिन में, आपने अपलोड करवा ली, देन आपको अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी। अपॉइंटमेंट जाके अपने पासपोर्ट के साथ, आपका पासपोर्ट, आपका एक नेशनल ID कार्ड और आपका अपॉइंटमेंट लेटर जो VFS से मिलता है। हम सब कुछ क्लाइंट का डालते हैं भाई, ID वाईडी सब कुछ क्लाइंट की रहती है, सारी इन्फॉर्मेशन उनको जाती है, वो खुद ही जाके सबमिट करते हैं। ऐसा नहीं कि हमने करा, हमने पासपोर्ट ले लिया फिर हम सबमिट करके आए, फिर वो ये लफड़ा है ही नहीं भाई, बिल्कुल भी कोई ऐसे एजेंटी वाला काम नहीं है। डायरेक्ट क्लाइंट ही जाके सबमिट करता है। तो और सारा का सारा प्रोसेस जो है वो उनके थ्रू ही होता है। और सारे डॉक्यूमेंट भाई जो हम शेयर भी करते हैं, उनको पता चल जाता है कि यार कैसे कैसे क्या काम हो रहा है। तो ट्रांसपेरेंसी बिल्कुल ज़रूरी है। और ये प्रोसेस करने के बाद सबमिशन आपने कर दिया तो विद इन 15 डेज, 15 दिन के अंदर आपका रिजल्ट आ जाता है। तो ये इसका पूरा प्रोसेस है UK का। अगर आप लोगों को भी लगता है कि भाई आप लोगों को ये वीज़ा लेना है या फिर आपको ट्राई करना है, अब किन लोगों को करना चाहिए, किन को नहीं करना चाहिए, बता देता हूँ। देखो, आपकी 2 से 3 घंटे की ट्रैवल हिस्ट्री है, ठीक है। आपका बैंक बैलेंस मेंटेन है। मेंटेन मैं बोल रहा हूँ, ये नहीं कि भाई अभी आपके अकाउंट में 20 हज़ार है, आप बोल दो कि यार मैं 10 लाख डाल दूंगा। नहीं यार, इसका फ़ायदा नहीं है, रिफ्यूज़ल आ जाएगा, कोई फ़ायदा नहीं। 3 लाख के आसपास आपका बैलेंस मेंटेन है, या 2.5 से ऊपर आपका बैलेंस है, मेंटेन है लेकिन वो, तो भी आप कर सकते हो, ठीक है। 2 से 3 घंटे की आपकी ट्रैवल हिस्ट्री है तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। और आपका बिजनेस प्रूफ MSME है लेकिन आपकी प्रोफाइल ये है तो भी आप कर सकते हो। लेकिन अगर आपका फ्रेश पासपोर्ट है और ना आपके फंड्स मेंटेन हैं तो भाई बिल्कुल मत करना, कोई भी फ़ायदा नहीं है, ठीक है। और आपकी ट्रैवल हिस्ट्री काफ़ी अच्छी है, ठीक है। आपने कहीं अच्छी कंट्री में, एशिया में ट्रैवल कर रखा है, मिडिल ईस्ट में ट्रैवल कर रखा है, इधर उधर कहीं पे भी ट्रैवल कर रखा है, लेकिन आपका बैलेंस थोड़ा सा लो है, मेंटेन भी अगर नहीं होगा तो वो एक्सेप्टेबल हो जाता है, चल जाता है भाई, वो बंदा अप्लाई कर सकता है क्योंकि ट्रैवल हिस्ट्री काफ़ी अच्छी है, वो एक ट्रैवलर है। एंड उसके अलावा अगर आपकी फाइनेंशियली काफ़ी, आपने जैसे मैंने बोला कि रिसेंटली डलवाए हैं, आपने 10 लाख पड़े हुए आपके अकाउंट में और वो प्रॉपर तरीके से मेंटेन या फिर ITR से मैच नहीं है तो भी कोई फ़ायदा नहीं है अप्लाई करने का, ठीक है। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें थी बारीकी जो मेरे हिसाब से आपको पता होनी चाहिए थी। होपफुली आपको समझ में भी आ गई होंगी। तो भाई ऐसी ही वीडियो आती रहती है चैनल पे, आप लोगों का अपना चैनल है, और कोई डाउट रहता है, कुछ भी रहता है भाई, तो आप इंस्टाग्राम पे आके फॉलो करो, मैसेज करो, वहाँ पे आपको रिप्लाई मिल जाएगा। तो मिलेंगे फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर।